नाज़रीन आदाब, हमारी खास पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं हिना। लोकसभा इंतखाबात के तहत पहले मरहले के लिए वोटिंग हो चुकी है। दूसरे मरहले के लिए तशहीरी मुहिम उरूज पर है। इंतखाबी मुहिम में इश्तियाल अंगेज और मुतनाज़ा बयानबाजियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी का इजहार कर दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक का जायजा लेगा। उधर मेनका गांधी ने वोटरों को फिर से धमकी दे डाली है। और जयाप्रदा की अगर बात करें तो जयाप्रदा को लेकर आजम खान के बयान की हर जानिब से, हर तरफ से तनकीद ही हो रही है। इलेक्शन एक्सप्रेस में हम रोज बरोज होने वाली इन्हीं तमाम इलेक्शन सरगर्मियों से आपको रूबरू करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्शन एक्सप्रेस। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने अवामी रैली से खिताब किया और मोदी सरकार के वादों की याद दिलाते हुए हुकूमत पर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी ने 3 वायदे किए थे। 3 वायदे किए थे। युवाओं को हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा। जहां भी जाते थे युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे। किसानों से कहा कर्जा माफ करूंगा। किसानों से कहा कर्जा माफ करूंगा और हिंदुस्तान के हर व्यक्ति से कहा मुझे प्रधानमंत्री बना दो और मैं हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूंगा। भाइयों और बहनों, आपको 15 लाख रुपए मिल गए? मिले? कोई यहां है जिसको 15 लाख बैंक अकाउंट में मिला हो? तो नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए का झूठ बोला। कहा हर बैंक अकाउंट में 15 लाख। मैंने यह बात पकड़ ली। मैंने कहा देखो, पता लगाते हैं हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में कितना पैसा डाला जा सकता है। चौकीदार ने 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों के बैंक अकाउंट में डाला। मैंने सोचा मैं पता लगाता हूं हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में कितना पैसा सरकार डाल सकती है। तो 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस के इकोनॉमिस्ट को, थिंक टैंक को बुलाया, ऑफिस में बुलाया, उनसे सवाल पूछा। मैंने उनसे कहा देखिए, लंबा भाषण नहीं सुनना चाहता मैं, मुझे थियरी मत देना, बड़े आंकड़े मत देना, मुझे आपसे एक नंबर चाहिए। उन्होंने पूछा कौन सा नंबर? मैंने कहा नरेंद्र मोदी ने 15 लाख बोला था, झूठ था, मुझे आप सच्चा नंबर दो। हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार कितना पैसा डाल सकती है? एक शर्त है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट नहीं करनी है, नोटबंदी जैसा काम नहीं करना है। आप जाइए दुनिया के सबसे बेहतर इकोनॉमिस्ट से पूछिए, जिससे आपको पूछना है पूछिए, मगर 3-4 महीने बाद आप मुझे कागज पे एक नंबर दीजिए। कुछ ही दिन पहले वापस आए, कागज पे एक नंबर लिख के दिया, 72,000 रुपए। 72,000 रुपए, यह आपने पोस्टर पे लिखा हुआ है 72,000 रुपए। ये न्याय है? 72,000 रुपए एक साल के, 3,60,000 रुपए 5 साल के। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हिंदुस्तान के सबसे गरीब, सबसे कमजोर 20% लोगों के बैंक अकाउंट में हर साल 72,000 रुपए हम डालेंगे। और वहीं कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने यूपी के फतेहपुर सीकरी में अवामी रैली से खिताब किया और मोदी हुकूमत पर निशाना साधा।
प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। महीनों से उत्तर प्रदेश का दौरा लगा रही हूँ, जन जन से मिलती हूँ और मैंने वो सच्चाई देखी है। मैंने वो सच्चाई उन नौजवानों की आंखों में देखी है जो हर चौराहे पे, हर बाजार पे मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि हमारे पास दीदी कोई रोजगार नहीं है। मैं वो सच्चाई उन आलू किसानों की आंखों में देखती हूँ जो लखनऊ, रायबरेली तक मेरे पास आकर मेरे से बात करते हैं, मुझे बताते हैं कि आज बीज का दाम उपज के दाम से ज्यादा है, कि कर्ज में डूबे हुए हैं, कि उनकी लागत दुगनी हो चुकी है, कि कोल्ड स्टोरेज या तो बंद है या उनकी कीमत इतनी है कि वो नामुमकिन है। वो एक किसान जिसने मुझे बताया कि 19 टन आलू लेकर महाराष्ट्र जाना पड़ा उसको बेचने के लिए, जहां 94,000 रुपए उन्हें मिले। रास्ते में जाने के लिए उन्होंने 42,000 रुपए खर्चे, कोल्ड स्टोरेज के लिए 46,000 रुपए खर्चे और अंत में मात्र 490 रुपए लेकर घर आए। उन्होंने वो रुपए एक लिफाफे में डाले और हमारे प्रधानमंत्री जी के घर भेजे, उनको यह बताने के लिए कि यह है हमारी हालत, ये है इस देश की असलियत जिसे आप पहचान नहीं रहे हैं, जिसको आपका प्रचार छुपा रहा है। ये असलियत जो आप भुगत रहे हैं, इसके बारे में मुझसे ज्यादा आप जानते हैं और जो प्रचार आप देखते हैं इसका झूठ आप समझते हैं। जब आप सवाल उठाते हैं आपसे कहा जाता है कि आप देशद्रोही हैं। मैं महिलाओं से मिली, अध्यापकों से मिली, किसानों से मिली, जिनको पीटा गया जब उन्होंने प्रदर्शन किया, अपना हक मांगा, अपना अधिकार मांगा, उनको पीटा गया, उन पर तमाम कानून लगाए गए, रासुका लगाया गया और उनको कहा गया कि तुम देशद्रोही हो, तुम आवाज उठाते हो, तुम सवाल उठाते हो। प्रचार करने के समय आप देशद्रोही, जनता देशद्रोही और सरकार कहती है हम राष्ट्रवादी हैं। भाजपा के नेता कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। मैं पूछती हूं, आप राष्ट्रवादी हैं तो शहीदों का आदर करिए, उन शहीदों का आदर करिए जो हिंदू हैं, जो मुसलमान हैं और जो शहीद आपके विपक्ष के नेता के पिता हैं, उनका भी आदर करिए। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो उन स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करना बंद करें जिन्होंने इस देश की नींव डाली, जिन्होंने अपने खून और पसीने से इस देश को आजाद किया। उन महापुरुषों का आदर करिए जिन्होंने इस देश की नींव डाली। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो चुनाव के समय पाकिस्तान की नहीं, हिंदुस्तान की बात करिए। हिंदुस्तान के नौजवानों को बताइए आप उनके लिए क्या करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान की महिलाओं को बताइए कि आप उनके लिए क्या करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के किसानों के लिए कहिए कि आपने कौन सी योजना बनाई है। गरीबों के लिए बताइए आप उनके लिए क्या करेंगे। इंतखाबी तशहीरी मुहिम के दौरान फिरक़ेवाराना और नफरत अंगेज बयानबाजियों का दौरा है। नफरत अंगेज बयानबाजियों पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का बेहद सख्त नोटिस लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन सिर्फ नोटिस जारी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोट लेते हुए समाअत के लिए कल की तारीख भी मुकर्रर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सख्त होते हुए इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे को कल सुबह 10:30 बजे पेश होने को भी कहा है। के रिप्रेजेंटेटिव और उनके प्रवक्ताओं द्वारा बयानबाजी को लेकर चुनाव आयोग को जम के फटकार लगाई आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कल चुनाव आयोग के प्रतिनिधि कोर्ट में पेश हों और वो बताएं कि किस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। अब कल सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मायावती और योगी आदित्यनाथ के बयान पर भी नाराजगी जताई। हमारे साथ याचिकाकर्ता वकील और दोनों लोग, प्रिया शर्मा भी हैं, रश्मिराज भी हैं। सर, आपकी याचिका पर आज जम के फटकार लगाई चुनाव आयोग को,
किस किस नेताओं का जिक्र किया गया और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट? देखिए, इस इशू को चुनाव आयोग टालने की कोशिश कर रहा था। कोर्ट ने 1 हफ्ते का टाइम दिया था चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग अपने प्रॉपर एफिडेविट के साथ नहीं आया और कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाया कि आज उनके पास क्या क्या शक्तियां हैं। कोर्ट ने एक बार बोला कि हम अभी चुनाव आयुक्त को आधे घंटे में बुला लेते हैं, लेकिन फिर कोर्ट ने बोला कि इस मैटर को हम कल लगा रहे हैं और कल 10:30 बजे ये मैटर लगेगा और कोई टॉप ऑफिशियल चुनाव आयोग का आकर हमें जवाब दे, क्योंकि इस मामले में लगातार बयानबाजी से पूरा इलेक्शन प्रोसेस अफेक्ट हो रहा है। भैया, कौन कौन से नेताओं का मायावती का जिक्र किया, किस किस नेता के बारे में जिक्र किया? जितने भी नेता हैं, मायावती हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, और भी जितने हैं सारे, सबका नाम हमने यहाँ पे इनकी सबकी कॉपीज लगाई हैं जो कोर्ट में हमने पेश की हैं। उसमें बोला गया था कि इन्होंने जो इलेक्शन के लिए जो ये बयानबाजी देते हैं कास्ट को लेकर, उसको लेकर, उसके लिए कोई भी इलेक्शन कमीशन उनके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहा। इस वजह से ये मैटर लगा था। इलेक्शन कमीशन को नोटिस मिलने के बाद भी इलेक्शन कमीशन इसमें टाइम ले रहा था, बट कोर्ट ने उनको फटकार लगाई और इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव से उनसे पूछा, बट उन्हें प्रॉपर जानकारी नहीं थी। इसलिए कोर्ट ने कल ये मैटर लगाया सुबह 10:30 पे और कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इलेक्शन कमीशन के जो टॉप जो ऑफिसर हैं उनको कोर्ट में पेश होने के लिए इंस्ट्रक्शन दी। तो ये फिलहाल पूरा मामला, अब कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा और चुनाव आयोग के टॉप प्रतिनिधि मंडल को कल 10:30 बजे कोर्ट में पेश होना होगा और उनको ये बताना होगा कि अगर कोई भी राजनीतिक नेता या प्रवक्ता कोई भी राजनीतिक बयानबाजी करता है तो उसको लेकर चुनाव आयोग क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेता है और अगर नहीं लेता तो क्यों नहीं लेता। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक नेताओं द्वारा दिए गए बयानबाजी को लेकर जम के नाराजगी जताई है चुनाव आयोग पर। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग कल देश की सबसे बड़ी अदालत में अपनी क्या कुछ प्रक्रिया देता है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इसी पर मजीद जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद हैं हमारे साथ खुद सुशील पांडे। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नोट लिया है और काफी सख्त नजर आया है सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह से हम इलेक्शन में बयानबाजियों का एक दौर देख रहे हैं। कल के बारे में आपसे अपडेट चाहेंगे। देखिए, साफ तौर से ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है कि जिस तरह चुनाव आते ही सभी राजनीतिक पार्टियों के जो बड़े नेता हैं वो धर्म और जाति के आधार पर बयानबाजी शुरू कर देते हैं और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी जिसमें पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के मुताबिक एक गाइडलाइन बनाने की मांग की गई थी और उस गाइडलाइन में ये तमाम क्लॉज डालने की बात कही गई थी कि इस प्रकार के राजनीतिक नेता अगर किसी भी प्रकार की बयानबाजी करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया जाए। ये तमाम फिलहाल चुनाव आयोग को पावर दिया जाए। चुनाव आयोग से जब इस पूरे मामले पर सवाल किया गया तो चुनाव आयोग ने पहले इस पूरे मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांग लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसी बीच मायावती द्वारा दिए गए बयान पर सवाल खड़ा किया कि अगर हाल ही में अभी एक नेता ने देवबंद में मुस्लिमों को लेकर एक बयान दिया, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही। तो चुनाव आयोग ने नोट जारी कर दिया है, लेकिन उन्होंने अभी हम लोगों को जी सुशील जी दिखाने के कुछ है और खाने के कुछ और हैं। जी, तो कल क्या कुछ होगा उस पर भी लगातार हमारी नजर जो है वो आपके जरिए बनी रहेगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, सुल्तानपुर से बीजेपी की उम्मीदवार मेनका गांधी ने वोटरों को एक बार फिर से धमकी दे डाली है। मेनका गांधी ने एक रैली में वोटरों से कहा कि जिस गांव से 80% वोट मिलेगा वो गांव ए कैटेगरी में होगा, जिस गांव से 60% वोट मिलेगा वो बी कैटेगरी में डाला जाएगा और जिससे 50% वोट मिलेगा वो सी कैटेगरी में डाला जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब काम होगा तो उसी दर्जेबंदी के लिहाज से होगा। जी ने आपसे अभी बोला पीलीभीत में क्योंकि हम हर दफा जीतते हैं तो क्या मापदंड है कि हम एक गांव से ज्यादा करें और एक गांव के लिए कम। और मापदंड हमने ये रखा कि हम हर गांव में ABCD करें। जिन गांव में 80% वोट मिला वो A है, जिसमें B मिला वो जिसमें 60% मिला वो B है, जिसमें 50% मिला वो C है और जिसमें 50 से कम और हम हारे हैं वो D है। तो सबसे पहला काम होता है सारे A वालों का। जब A वालों का काम खत्म होता है तो B वालों में, फिर B वालों में खत्म होता है तो C वालों में। आप समझ गए? तो ये आपके ऊपर है, आप ABC करते और कोई B ना करे, कोई D ना करे।
पुलवामा हमले के ताल्लुक से हुकूमत की कारकर्दगी पर अपोजिशन हमला करता ही रहा है, लेकिन आज कांग्रेस लीडर अजीज कुरैशी ने इस ताल्लुक से पीएम मोदी पर संगीन इल्जामात ही लगा दिए। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले के जरिए पीएम इख्तिदार में बने रहना चाहते हैं, शहीदों की कुर्बानी पर वो सियासत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब अवाम बेदार हो चुकी है और वो सब जानती है। पाकिस्तान के अंदर घुस के मारने का तो लोग इतने बेवकूफ नहीं है। अभी पुलवामा में आपकी आर्मी, आपकी फौज, आपका पूरा भारत सरकार, आपकी कश्मीर सरकार, गवर्नर वहां पे, और उस हाईवे के ऊपर जो आर्मी का जा रहा था पूरा हमारा केवलकेट, वहां वो कैसे घुस गया? वो गाड़ी देखती है, गाड़ी कैसे घुस गई वहां पे आ गई? प्लान किया आपने, लोगों ने कहा या आगे जगह होगा, आपने वायरल हुआ है, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर प्लान करके आपने करवाया ताकि आपको मौका मिले। और लेकिन जनता समझती है, अगर मोदी जी चाहें कि बहरी शहीदों को मारकर, बहरी लोगों की हत्या करके उनकी चिताओं के राख से राज तिलक करने, जनता नहीं करने देगी उनको। तो चाहेंगे बहरी लोगों के खून से अपने माथे में तिलक लगाने, लोग नहीं करने देंगे। और वहीं पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती का कहना है कि पुलवामा दहशतगर्दाना हमले पर उठाए जा रहे सवाल का जवाब जानने के लिए जांच कराई जानी चाहिए। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा किया जा रहा है ताकि बालाकोट जैसा स्ट्राइक फिर किया जा सके और चुनाव में इसका फायदा भी उठाया जा सके। पैदा किया जा रहा है लोगों में, ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान पे बालाकोट जैसा दूसरा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि उनको दूसरे जो दौर हो इलेक्शन है उसमें वोट मिले उनको। तो इस वक्त सारी जो सियासत है, चाहे वो पाकिस्तान पे हमले की बात हो या जम्मू कश्मीर में लोगों के साथ सख्ती करने की बात हो, वो सिर्फ वोट पॉलिटिक्स है और कुछ। ममता बनर्जी जैसी हैं, मायावती जी हैं और भी कई लीडर हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें पता लगाना चाहिए कि पुलवामा अटैक हुआ क्यों, कैसे हुआ। तो काफी लोगों के जहनों में ये सवालात आए हैं। मुझे लगता है इसकी बाज़ाब्ता इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि सच और झूठ बिल्कुल सामने आ जाए। बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी ने अमेठी में अवामी रैली से खिताब किया। उन्होंने इस मौके पर राहुल गांधी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही कहा कि राहुल गांधी न अमेठी आते हैं, न पार्लियामेंट में अमेठी की आवाज ही उठाते हैं। राहुल गांधी अमेठी के ताल्लुक से कुछ नहीं सोचते, तो ऐसे शख्स को वोट डालने से कोई फायदा भी नहीं। क्या आपके मध्य में आए? कभी आपकी सुध-बुध ली? कभी उन्होंने आपके जीवन के संघर्षों में सहायता की? अरे जो दिखता नहीं आपके मध्य में, उसको वोट देकर क्या फायदा? फिर मैंने सोचा शायद अमेठी में दिखे नहीं तो कम से कम अमेठी के बारे में संसद में बोलेंगे जरूर। लेकिन मैं चुनौती देकर आज कहती हूँ कि अगर 5 साल के उनके संसदीय कार्य को कोई देखे तो पता चलेगा संसद जाते ही नहीं थे ज्यादा, और जब जाते थे तो अमेठी के बारे में एक बार एक शब्द नहीं बोला। जो यहाँ दिखाई न दे वहां सुनाई न दे, ऐसे व्यक्ति को वोट देकर क्या फायदा। जयप्रदा के ताल्लुक से आजम खान के बयान पर इलेक्शन कमीशन सख्त हो गया है। इसी ने जिला ऑफिसर से इस सिलसिले में रिपोर्ट तलब की है। अब रामपुर के जिला ऑफिसर अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को सौंपेंगे। दूसरी जानिब रामपुर के शाहबाद में आजम खान के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। और आइए नाज़रीन, अब आपको सुनाते हैं कि आजम खान ने कहा क्या था और अपने बयान पर अब सफाई भी उन्होंने किस तरह से दी है, आपको दिखाते हैं। जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे। उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी की ना खूबी बताई ना बुराई बताई। मैंने एक शख्स जो दिल्ली में बीमार है, काबिल रहम है, जिसने मुझे कहा कि 150 राइफल्स लेकर मैं आया था, अगर आज़म दिखता तो मैं उसे छलनी कर देता। मैंने उसके ताल्लुक़ से ये कहा कि लोगों को पहचानने में बहुत देर लगी। मेरे नेताओं से भी गलती हुई और अब ये मालूम हुआ कि RSS का नेकर था उसके जिस्म पर। तो नेकर तो मर्द पहनते हैं,
और अगर कहीं कोई साहब मेरा साबित कर दें कि मैंने कहीं किसी का नाम लिया है और नाम लेकर मैंने किसी की शान में तौहीन की है तो मैं चुनाव से हट जाऊंगा। और वहीं जयप्रदा ने आजम खान के बयान पर बेहद सख्त रद्द-ए-अमल कहा। जयप्रदा ने क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। ये मेरे लिए नई बात नहीं है। इसी के वजह से आपको याद होगा कि 2009 में उन्हीं के पार्टी में मैं प्रत्याशी थी और पार्टी में होते हुए भी पार्टी के जो आदरणीय मोदी जी और अखिलेश कोई मुझे समर्थन नहीं किया था। जब मेरे ऊपर इस तरह की टिप्पणी, आजम खान साहब को ये आदत है, आदत से मजबूर है ये, अगर ये नहीं करता है तो ये नई बात होगी। लेकिन बात ये है कि इसके स्तर किस तरह का गिर गया है कि ये संविधान को, लोकतंत्र के ऊपर दर्जा उड़ा रहे कि ये कभी सुधरेगा नहीं है कि मैं एक महिला को, हम लोग इसको रिपीट भी नहीं कर सकते, इसको वापस हम ये टिप्पणी किया करके हम मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं। उस तरह की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल किया है इस बार, तो मतलब हद पार कर दिया। अब मेरा क्षमता खत्म, अब मेरे लिए वो कभी भी भाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो हमारे लिए इतना दुश्मनी बना दिया, पता नहीं मैंने उनके लिए क्या किया। और वहीं यूपी की रियासती वजीर रीता बहुगुना जोशी ने भी आजम खान के बयान पर बेहद सख्त रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि आजम खान का किसी भी खातून के ताल्लुक से इस तरह का बयान नाकाबिले बर्दाश्त है, उनकी जमानत रद्द होनी चाहिए और पार्टी को भी उन पर फौरी एक्शन लेना चाहिए। का प्रावधान है तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग का इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पूरे भारतवर्ष की महिलाओं ने अपमानित महसूस किया है। इतनी अभद्र, इतनी गंदी टिप्पणी। और जो व्यक्ति अपने आप को कहता है कि वो इतना बड़ा राजनेता है कि वो हवा का रुख बदल सकता है, तो मेरे ख्याल से अभी समय आ गया कि उनकी जुबान बंद होनी चाहिए। और ये तभी संभव है जब उनको राजनीति से बहिष्कृत किया जाए, या तो चुनाव आयोग करें, नहीं तो जनता को स्वयं इन्हें बहिष्कृत कर देना चाहिए। इनकी जमानत जब्त हो जानी चाहिए। नहीं तो बताएं किसके लिए बोला। उन्होंने कहा मैं 17 साल पहले इनको लाया, मैंने गली गली से परिचित कराया, रामपुर में इनको जानकारी दी और फिर मैं 17 साल लगा इनको समझने में, 17 दिन में समझ गया। क्या मतलब हुआ? किसको कह रहे इंडिकेट कर रहे हैं वो बताएं। अगर नहीं जयप्रदा को भी कह रहे हैं, अगर किसी भी महिला के लिए बात कह रहे हैं तो अशोभनीय नहीं, शर्मनाक है। और अपने आप को ओढ़ने ढकने से काम नहीं चलेगा। पूरा देश समझ रहा है कि उन्होंने कहा और किसके लिए टिप्पणी की है, और महिला जाति इससे अपमानित महसूस हुई है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि ऐसे व्यक्ति को राजनीति में होना ही नहीं चाहिए। एक भी महिला या पुरुष को उन्हें वोट नहीं देना चाहिए। इनकी जमानत जब्त होनी चाहिए जिस पार्टी के लिए ये इस तरह कैंपेन कर रहे हैं। और अमर सिंह का बयान तो सामने आना ही था। उन्होंने किस तरह से अपनी नाराजगी का इजहार किया है, ये भी देखते हैं। लेकिन इसके बावजूद उनको रोका नहीं गया और ना इसकी निंदा की गई। अभी तक जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक ना अखिलेश का कोई ट्वीट सामने आया है, ना ही मुलायम सिंह की तरफ से कोई बयान आया। ये लोग दो मुंहे सांप हैं राजनीति के। संसद में खड़े होकर के कहेंगे, मुलायम सिंह जी भी अगर थे रामपुर में, संसद में कहेंगे कि मोदी जी आपको शुभकामनाएं हैं कि आप प्रधानमंत्री बनकर के वापस आ जाएं, और संसद के बाहर षड्यंत्र करेंगे। इनका आप इतिहास देख लीजिए, चौधरी चरण सिंह से लेकर के, चंद्रशेखर जी से लेकर के, वीपी सिंह से लेकर के, जो सबके साथ नेताजी ने किया वो अब नेताजी के साथ उनके लड़के ने कर दिया। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। और मैं आजम खान का मशहूर हूँ। उन्होंने मान लिया कि जयप्रदा मेरी खोज नहीं है, जयप्रदा को लेकर के आए। ये भी मान लिया कि 12 दिन में वो पहचान गए। 12 दिन में जयप्रदा जी उनको पहचान गए। नेता नियत और नीति, नेता वो होता अच्छा जिसकी नियत और नीति अच्छी हो। तो उनकी नियत भी खराब थी, नीति भी खराब थी। और वहीं कौमी कमीशन बराए खवातीन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने आजम खान के बयान के हवाले से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। राजनीति में महिला प्रत्याशियों के खिलाफ जिस तरह से एक अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, इस मामले को ध्यान में रखते हुए आजम खान के खिलाफ
राष्ट्रीय महिला आयोग एक बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। उसी मामले को ध्यान में रखते हुए नोटिस जारी किया गया है। ये लेटर जो आप देख रहे हैं ये नोटिस की कॉपी है जो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जारी किया गया है। जैम पर्दा के मामले पर जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की गई है, इसी मामले में आइए बात करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरपर्सन रेखा शर्मा हमारे साथ में है। मैम, राजनीति में जिस तरह से महिला प्रत्याशियों के खिलाफ जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, इसको आप कैसे देख रही हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पहली बार नहीं है आजम खान ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया। पहले भी ये इस तरह के स्टेटमेंट ना केवल महिला राजनीतिज्ञों के अगेंस्ट बट एक रेप विक्टिम के अगेंस्ट भी इस तरह का स्टेटमेंट दे चुके हैं। स्टेटमेंट है जो कंटेस्टेंट जयाप्रदा जी उनके अगेंस्ट है और राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसके ऊपर एक नोटिस जारी किया है उनको। ना केवल एक नोटिस, हमने इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिखा है कि इनके अगेंस्ट एक कड़े से कड़े जो भी पनिशमेंट है इनको दी जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, अभी तक उन लोगों की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। तो क्या लगता है कि इस मसले पर इन बड़े राजनीतिक हस्तियों को भी सोचना चाहिए? जरूर सोचना चाहिए, ना केवल महिलाओं को, पुरुषों को भी, क्योंकि इस समय हम ये चाहते हैं कि हर महिला पॉलिटिकली अवेयर हो। बहुत सारी महिलाएं पॉलिटिक्स में आगे आएं, लेकिन अगर आप महिलाओं को इस तरह से स्टेटमेंट देंगे उनके अगेंस्ट, तो उनको ये कहीं ना कहीं एक कदम पीछे ले जाने वाली बात है। निश्चित तौर पे मामला साफ है कि जिस तरह से बकायदा इस बार उन्होंने खुद राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन ने साफ तौर पे कहा कि आजम खान के खिलाफ पहले पूरे मामले को देखा जाए तो अब तक 5 मामले उनके खिलाफ नोटिस किया गया है और केंद्रीय चुनाव आयोग के इस मामले की जानकारी दी गई है और ये चाहती हैं कि इस मामले में काफी गंभीरता से उसके खिलाफ कार्रवाई हो। वीडियो जर्नलिस्ट चंद्रदेव यादव के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। और वहीं अखिलेश यादव ने आजम खान के बयान को लेकर अपना रिएक्शन दिया है। क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। अभी आ रहे हैं आजम खान साहब से, याद कीजिए मंच पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग आज से इसके कपड़े पहन के रहते हैं। उन्होंने किसी और के बारे में कहा था, हम समाजवादी लोग हैं, कभी हम महिलाओं के प्रति और बेटियों के प्रति कभी भी कोई भाषा गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते हम समाजवादी लोग। लेकिन पता नहीं इससे बचे रहना, इनसे भी कभी कभी ये भी पलट जाते हैं। चलिए इलेक्शन एक्सप्रेस में आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में मायावती ने अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अपने साथ हुए नाइंसाफियों को अवाम समझती है, इसीलिए इन इंतखाबात में बीजेपी का कोई नाटक काम नहीं आने वाला। मुस्लिम, दलित, गरीब, किसान बीजेपी की गलत पॉलिसीज की वजह से बेहद परेशान हैं, लेकिन बरसर इख्तिदार जमात को कभी इनकी फिक्र तक नहीं हुई। केंद्र में इनकी सरकार की रही खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी। और अभी चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है। और खासकर इस बार इनकी चौकीदारी की भी ये नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी, जिससे अब ये लोग इस चुनाव में जबरदस्ती देश में आम जन हिस्से जोड़कर इसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए भुनाने में लगे, जिसमें इनको किसी भी कीमत पर कामयाबी मिलने वाली नहीं है। चाहे इस चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों न लगा लें। इसके साथ ही वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश में विशेषकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी, जो इन्हें
अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने। और अब चलिए कुछ इंतखाबी खबर मुंबई से भी, जहां अदाकारा उर्मिला मातोंडकर की रैली में कांग्रेस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान झड़प हो गई। दरअसल बोरीवली स्टेशन के नजदीक उर्मिला मातोंडकर की रैली होनी थी। इसी दरमियान बीजेपी के हामी मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। वहीं कांग्रेस कारकुनों ने चौकीदार चोर की आवाज बुलंद की और इसके नतीजे में ये झड़प देखने में आई। पहले तो उन्हें नारे वगैरह लगाना शुरू कर दिया। हमने बोला चलो थोड़े नारे लगा के निकल जाएंगे, ये चीज़ें होती रहती है उम्मीदवार के, इसके उसके हर किसी के। अचानक से उसके बाद में उन्हें बड़ा ही विचित्र प्रकार का विभत्स जिसको कहते हैं अश्लील हाव भाव करके नाच वगैरह करना शुरू कर दिया और बड़ा ही उधर की सारी महिलाओं को एक तरह का विचित्र तरह से डेंजर में ऐसा धक्का दे के ऐसा करके शुरू करना शुरू किया। तब जाके हमारे लोगों को उनको रुकाने के शुरू, और ये सारी चीज़ें बहुत डरावनी, बहुत दहशत फैलाने वाली, बहुत मतलब समाज में एक तरह का घबराहट फैलाकर लोगों को प्रेशराइज करके उनसे ये क्या करवाना चाहते हैं ये लोग। और जब ये लोग उनके पास गए और उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने जाहिर सी बात है पहले तो एक दो महिलाओं को घीस पीट के धक्का बुक्का मार के नीचे गिरा दिया ताकि ये ऐसा लगे कि ये हमारे लोगों ने किया है। अगर ये पहले से करना हो तो पहले से नहीं करते। और ये सब का सीसीटीवी इधर पुलिस स्टेशन पे मौजूद है, ऐसा नहीं है कि हम आ गए कुछ उसमें बोल रहे। और क्योंकि मैं रथ के ऊपर खड़ी थी मुझे बराबर से सब दिख रहा था और शुरू में मैंने भी उनको ऐसे ऐसे कुछ करके मैंने बोला चलो निकल जाएंगे। रफाल तैयारा सौदे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जवाब देने वाले ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो कुछ कहा है वो गलत है। अदालत ने इस तरह का कोई तबसरा नहीं किया। दिल्ली कांग्रेस सदर और साबिक वज़ीर आला शीला दीक्षित ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर कारकुन जी जान से काम कर रहा है, हमारी पार्टी में कोई तफरीक नहीं है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हैं। मैम, कार्यकर्ताओं में आज बहुत ही उत्साह देखा जा रहा था। आज तो दिल्ली की जो राजनीति है किस तरह से बाकायदा वो कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, पार्टी का एक कर्तव्य होता है कि कार्यकर्ता अपने आप को ये महसूस करे कि हाँ उसको एक चैलेंज मिला और मुझे इसे पूरा करना है। और ये एक पॉलिटिकल चैलेंज है क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं, इसलिए हमारा सौभाग्य है कि हर कार्यकर्ता इसको करना चाहता है और काम कर रहा है और हमारे में कोई डिविजन्स नहीं है। क्या विशेष जो है इस पर महिला बच्चों के लिए आप क्या इस पर विशेष ऐलान कुछ करेंगे या घोषणा करेंगे? क्या आपकी घोषणा? हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो तो निकल गया और उस पार्टी का हमारा जो मैनिफेस्टो राहुल जी ने रिलीज करा था उसके जो हिस्से दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं उसको भी हम रिलीज करेंगे और सब जगह पहुंचाएंगे। तो वाकई में काफी गंभीर मसला है और इस मसले पर इन्होंने साफ तौर पे कहा कि उसकी जो इस मामले पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट चंद्रदेव यादव के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। साबिक मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान ने बेंगलुरु में कहा कि कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में अक़लियतों से बहुत सारे वादे किए हैं। वक्फ, इमलाक की तरक्की, अक़लियती कमीशन को मजबूत करने, आईनी हुकूक की हिफाजत, इस तरह के कई वादे इस मैनिफेस्टो में किए गए हैं। एक रिपोर्ट। कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में अक़लियतों की फलाह बहबूदी और खुशहाली के लिए कई वादे किए गए हैं। बेंगलुरु में साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान ने अपने पार्टी के इंतखाबी मंशूर की तफसीली जानकारी फराहम की। के रहमान खान ने कहा है कि मुल्क के आइन में मौजूद अक़लियतों के हुकूक की हिफाजत के लिए जरूरी कवानीन तश्कील देने का वादा सबसे अहम है। अक़लियतों को एक सेंटेंस में कहा गया कि हमारी जो आईनी हुकूक हैं उसको प्रोटेक्ट करना है। हमारे जो आईनी हुकूक हैं, जो आर्टिकल 14, 15, 16 और 25, 26, 29 और 30, ये हमारे आईनी हुकूक है अक़लियतों के लिए। तो कांग्रेस मैनिफेस्टो में कहा है कि ये तमाम आईनी हुकूक को हम प्रोटेक्ट करेंगे, उसे सूटेबल लेजिस्लेटिव मेजर्स भी लेंगे।
के रहमान खान ने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए पिछले 5 सालों में मोदी हुकूमत ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने वादों की फहरिस्त में वक्फ प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए खास तवज्जो दी है। फिर आए वो है वक्फ प्रॉपर्टीज को पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट के तहत लाने की जो बिल मैंने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करी थी 2014 में, वो ठंडे बक्से में डाल दिया था इन्होंने। उसको दोबारा लाएंगे और पास कराएंगे। तो दूसरी चीज़, हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो 123 वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो वापस दिए गए थे, डी नोटिफिकेशन कांग्रेस के ज़माने में हुए थे, उन तमाम को वो इन्होंने 5 साल तक उसे होल्ड किया है, तो उसको वापस कर देंगे औकाफ को। साबिक मरकजी वजीर ने कहा कि ठंडे बस्ते में पड़ी सच्चर कमेटी की सिफारिशात को नाफिज करने का वादा भी इंतखाबी मंशूर में शामिल है। मगर सच्चर कमेटी का रिकमेंडेशन था कि ये सबके लिए बनना चाहिए, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाने का हमने वादा किया है मैनिफेस्टो में। दूसरा जो है, एक डाइवर्सिटी इंडेक्स का भी रिकमेंडेशन था सच्चर कमेटी में। डाइवर्सिटी इंडेक्स ये होता है कि हर महकमे में किस किस कौमों को कितना कितना, क्योंकि हमारा मुल्क एक डाइवर्सिफाइड मुल्क है, अलग अलग मजहब, अलग अलग लोग रहते हैं, उन तमाम को इंसाफ मिलना चाहिए। माइनॉरिटी कमीशन को बहुत बरसों से हमारा मुतालिबा है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना है, सबको दे दिया है, बैकवर्ड कमीशन को हाल ही में दिए। के रहमान खान ने लोगों से अपील की कि कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर का आवाम तफसील से मुताला करे। इंतखाबी मंशूर में मुख्तलिफ मज़ाहिब में इत्तिहाद को फरोग देने, नफरत के माहौल को खत्म करने, अमन व अमान को बरकरार रखने की जानिब खास तवज्जो दी गई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। दूसरे मरहले में वोटरों को मुतासर करने के लिए खूब बयानबाजी भी की जा रही है और इन बयानबाजियों में एक दूसरे पर कीचड़ भी उछाला जा रहा है। लेकिन हाँ, वोटर का यहाँ अपना एक खास नजरिया है। हम आपको दिखाते हैं लखनऊ से तारिक कमर की ये रिपोर्ट। बात अगर उत्तर प्रदेश के हवाले से की जाए तो सियासी लीडरों के बयानात से ये जाहिर होता है कि बरसरे इख्तिदार जमात की कारकर्दगी पहले जैसी नहीं। दूसरी तरफ एसपी बीएसपी इत्तेहाद और कांग्रेस के बढ़ते जोश से भी कुछ अलग ही इशारे मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां वोटर बरसरे इख्तिदार जमात से नाराज है। हालांकि लखनऊ बीजेपी का गढ़ है और यहां से एक बार फिर राजनाथ सिंह जैसे कदावर लीडर को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, लेकिन वोटर की नाराजगी और बरहमी अपनी जगह कायम है। कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए क्या किया और बीजेपी ने आपके लिए क्या नहीं किया है? बीजेपी ने बहुत से काम ऐसे किए जो हमारे पक्ष में नहीं है। बीजेपी के खिलाफ है हम कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हैं, हम कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। तरह तरह की बातें होती हैं कि हिंदू मुस्लिम वाली जो बातें उठती हैं, ये सब चीज़ें जो है अच्छी चीज़ें नहीं हैं। बस ये क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ पे सभी तरह के लोग रहते हैं, यहाँ पे सब लोगों को सम्मानित किया जाए आपस में, और आपस में सब भाई भाई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई हैं, कोई बाहर का नहीं इसमें। हम जब करेंगे तो अखिलेश यादव को करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार ने इसने कुछ नहीं करा है। हमारे कहने से तो कुछ नहीं करा, सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, और हम लोग हिंदू मुस्लिम कोई अलग अलग नहीं, सब एक जैसे हैं, और हम लोग सब एक जैसे रहना भी चाहते हैं। अब जरी जरी देर में आप हम हिंदू मुस्लिम को लड़ाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। ये जमहूरियत है और यहाँ सबको अपनी जमहूरी हक के इस्तेमाल की खुली आज़ादी है। लखनऊ के हिंदू मुसलमान अच्छी, साफ सुथरी और पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एहसास है कि सियासत मजहबी बुनियादों पर हिंदू मुस्लिम के दरमियान फासले पैदा कर रही है। चाहे मरकजी हुकूमत हो, चाहे रियासती हुकूमत हो, इन्होंने वादे किए, कोई काम नहीं किया। खास करके जहाँ पे मुस्लिम एरिया रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ बीजेपी का एक काम था कि सिवाय नुकसान के अलावा कुछ नहीं कहना है, और सिर्फ नुकसान पहुँचाया। मुसलमान का कोई काम नहीं किया है। आप इस मोहल्ले की देख ले, चूँकि मैं यहाँ के मोहल्ले की क़यादत करता हूँ, कोई रोड नहीं बनी है। दरख्वास्त लेके जाते हैं, यहाँ के लोग मेरे पास आते हैं, कोई सबसे सुनता नहीं है, ऊपर जाते हैं डीएम नहीं सुनता है। इस इलेक्शन में मैं चाहता हूँ कि बीजेपी को हर कीमत पर इक़्तिदार में आने से रोकना है, वरना मैं समझता हूँ मैं ही नहीं, मुल्क कहीं और चला जाएगा। पहले तो नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी, कारोबार बिल्कुल बंद पड़े। देख लिए रोड के ऊपर सब खड़े हुए हैं, काम होता तो यहाँ कहाँ होते, सब अपने काम में लगे हुए होते। यहाँ पे जगह जगह जो नल लगे हैं सब बेकार हैं, पानी किसी के घर में नहीं आता है।
और जब कोई फॉर्म कोई स्कीम निकलती है सब बेकार जाती है। इतने फॉर्म जमा किए, मकान, मोदी लोन, योगी लोन और कौन कौन लोन सब निकलते रहते, कोई काम के नहीं है। कोई गठबंधन के साथ है तो कोई कांग्रेस को वोट देना चाहता है, किसी को रोजगार और जीएसटी की शिकायत है तो कोई नोटबंदी से टूट चुका है। हालांकि ये तस्वीर पूरे लखनऊ की नहीं, लेकिन उस इलाके की जरूर है जहां मुस्लिम बड़ी तादाद में आबाद हैं। बीजेपी के इस गढ़ में बरसरे इख्तिदार जमात के हालात पहले की बनिस्बत कुछ खराब हुए हैं, लेकिन देखना ये है कि पोलिंग डे तक एक मखसूस तबके के लोगों की नाराजगी और बरहमी क्या वाकई हालात कुछ तब्दील कर पाएगी। नाजरीन, आपने देखा गरीब वोटर क्या चाहता है। उसे रोज़गार चाहिए, बच्चों के लिए तालीम चाहिए, अच्छी सेहत के बंदोबस्त चाहिए और एक ऐसी ज़िंदगी चाहिए जिसे इज़्ज़त और वक़ार के साथ बसर किया जा सके। लगता तो यही है कि जो कुछ भी वादे बरसर इख्तिदार जमात ने किए थे वो सिर्फ वादे ही रहे, जो ख्वाब तकसीम किए गए थे वो सिर्फ ख्वाब ही रहे। अब वक्त है जमहूरी हक़ के इस्तेमाल का और उम्मीद तो यही की जा रही है कि ये वोटर की बरहमी और नाराज़गी कहीं ना कहीं बरसर इख्तिदार जमात के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। औरंगाबाद पार्लिमानी चुनाव में इस मर्तबा 4 रुखी मुकाबले का इम्कान है। क्या है पूरी तस्वीर, ये हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2019 में महाराष्ट्र का औरंगाबाद पार्लिमानी हल्का पूरी रियासत की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इसकी बुनियादी वजह MIM का लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारना है। औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के पर पिछली 4 दहाइयों से शिवसेना का कब्जा रहा है। उमूमन पार्लिमानी इंतखाबात में औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के में कांग्रेस और शिवसेना के दरमियान रास्त मुकाबले की रिवायत रही है और इस मुकाबले में हर बार शिवसेना ही फातेह बनकर उभरी। लेकिन इस मर्तबा चुनावी मंजरनामा यकसर मुख्तलिफ है। दिलचस्प पहलू ये भी है कि MIM ने लोकसभा चुनाव में पहली मर्तबा इम्तियाज जलील की सूरत में अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है। इम्तियाज जलील को वंचित बहुजन अघाड़ी की भी हिमायत हासिल है। दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के वोट पर वंचित अघाड़ी अपना हक जता रही है, जबकि कांग्रेस का रिवायती वोट बैंक रहा है। वंचित अघाड़ी के चुनावी मैदान में कूद पड़ने से सियासी उथल पुथल होने का इम्कान है। यही वजह है कि सेक्युलर पार्टियां वंचित अघाड़ी पर इल्जाम तराशी का कोई मौका नहीं गंवा रही है। भाजपच्या विरोधामध्ये जे महाआघाडी झालेली आहे त्याच्या मताची विभागणी करायचं एकमेव काम प्रकाश आंबेडकर त्यांचे सहकारी करतात आणि त्यामुळे वंचित आघाडी हे भाजपची बी टीम आहे असा जो आमचा आरोप आहे। आणखी कडक शब्दात बोलता येईल पण मला वाटतं आता योग्य नाही। आमचे मित्र आहेत ते, मैं बताया हमने ये दंगे सेना और MIM के कुछ नेताओं को हुए। औरंगाबाद के ताल्लुक से हम इतना कहना चाहते हैं कि पिछले 20 सालों से इस शहर के अंदर हर 5 साल के बाद शिवसेना का ही खासदार चुनकर आता है। पिछले 30 सालों से इस महानगर पालिका के ऊपर सिर्फ और सिर्फ शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी जीत कर आ रही। ना तो हम इलेक्शन उस वक्त लड़े थे, न वंचित बहुजन आघाड़ी थी। ऐसी सूरत में आज 20 साल के बाद अगर वंचित बहुजन आघाड़ी और MIM के नाम के ऊपर हम इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर ये कहना शुरू कर दिए है हमने तो 20 साल ये मौका दिए। औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के में राय दहिंदगान की मजमूई तादाद 18 लाख से ज्यादा है और वोटिंग का तनासुब उमूमन 55 से 60% के दरमियान रहता है। 23 अप्रैल को औरंगाबाद में पोलिंग होनी है। शहर और मज़ाफ़ात में गर्मी की शिद्दत का अंदेशा है, जिसका असर पोलिंग पर पड़ने के आसार है। ऐसे में अगर पोलिंग का तनासुब कम रहा तब भी जो उम्मीदवार 4 लाख से ज्यादा वोट लेने में कामयाब रहेगा उसकी कामयाबी के आसार हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर वोटों की तकसीम होने की सूरत में मंजरनामा बदल भी सकता है। इंतखाबी मैदान में चंद्रकांत खेरे को पहली मर्तबा 3 ताकतवर उम्मीदवारों का सामना है, इसलिए वोटों की तकसीम का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। लेकिन सियासी माहिरीन का ये भी दावा है कि शिवसेना का वोट कहीं और जाएगा, इसका इम्कान कम ही है। और वोट तो बिल्कुल तकसीम होंगे। इसमें देखा जाए तो सीधा सीधा सेकुलर पार्टी जो कांग्रेस है उसका नुकसान है MIM के आने से। ये बात हर किसी को समझ में आती है। अगर MIM और वंचित आघाड़ी अगर सेकुलर वोट काटने के लिए खड़े होती तो नांदेड़ की सभा में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया था, कांग्रेस से मुतालबा किया था कि आप प्रकाश आंबेडकर का मुतालबा मंजूर कर लीजिए। MIM महाराष्ट्र में कहीं भी अपनी तरफ से उम्मीदवार नहीं उतारेगी।
इस मुतालबे को MIM के कायद बैरिस्टर असद नबी को कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस लीडर ने संजीदगी से नहीं लिया और उन्होंने MIM और वंचित आघाड़ी से बात करना तक गवारा नहीं किया। जैसे जैसे पोलिंग का वक्त करीब आ रहा है, चुनावी पारा भी चढ़ता जा रहा है। सियासी पार्टियां अपने उम्मीदवारों के हक में जोरदार मुहिम में मसरूफ हैं। कौमी लीडरों के दौरे भी शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही इल्जाम तराशी का दौरा है, लेकिन आम वोटर इस मर्तबा बेदार हो चुका है। अवाम का कहना है कि अब तक जात पात और फिरका परस्ती के नाम पर गुमराह किया गया, अब मजीद गुमराह नहीं किया जा सकता और शहर की तरक्की को यकीनी बनाने वाले उम्मीदवार को ही उनका वोट जाएगा। अब देखना ये होगा क्या वाकई अवाम सियासी बेदारी का मुजाहरा करते हैं या सियासी बाजीगरों के दामे फरेब में फंस जाते हैं। इसका अंदाजा तो चुनावी नतायज से ही होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। तो इलेक्शन एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।